हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट दिसंबर 2023 के इकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस हमने मेनली शिफ्ट 2 से लिया है। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है चैनल पे, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट में विजिट करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्लांट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के भी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपलोड किए जा चुके हैं। सो लेट्स प्रोसीड। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम शिफ्ट 2, दैट इज एन herbivore eats food that provide 1000 kilojoule of energy of which 500 kilojoule is lost in the feces। ठीक है, तो एक हर्बीवोर जो है जब खाना खाता है तो उसको टोटल जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 1000 किलो जूल की एनर्जी, जिसमें से वो 500 को लॉस्ट कर देता है फीसिस में। ठीक है, तो इसमें से जो है 500 एक तरीके से किलो जूल लॉस हो जाता है किसमें, दैट इज फीसिस में, यानी वेस्ट मटेरियल की तरह लॉस्ट हो जाता है। 350 किलो जूल को जो है यूज किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में एंड 150 किलो जूल को यूज किया जाता है ग्रोथ में। ये जो ग्रोथ में यूज हो रहा है ये पर्टिकुलर एनर्जी, इसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ओके, आपको बताना है द परसेंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर इज, यानी आपको प्रोडक्शन एफिशिएंसी बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब अगर देखा जाए तो आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये मेनली इकोलॉजिकल एफिशिएंसी से पूछा गया है, जिसमें कंजम्पशन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड एसिमिलेशन एफिशिएंसी का कंसेप्ट आता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी को निकालने का तरीका क्या है कि जिस टॉपिक लेवल की हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक लेवल में कितना प्रोडक्शन हुआ डिवाइडेड बाय उस टॉपिक लेवल में कितना एसिमिलेशन हुआ, और क्योंकि इसे परसेंटेज में निकालना है तो हम इनटू 100 करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इस टॉपिक लेवल में कितना एसिमिलेशन हुआ, जितना कंज्यूम किया गया और जितना वेस्ट मटेरियल था, इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास चली आएगी दैट इज कितना एक तरीके से कंजम्पशन एसिमिलेशन हुआ। राइट, तो हमारे पास एक्चुअल में अगर हम एसिमिलेशन की बात करें तो हमारे पास एन जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, 500 की। प्रोडक्शन जैसे कि मैंने कहा था, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन आ गया हमारे पास 150। तो अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो अगर इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं तो प्रोडक्शन हो गया 150 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। तो ये जो है इस तरीके से कट गया एंड 5 3 15 यानी 30। तो यानी हमारा जो एक तरीके से प्रोडक्शन एफिशिएंसी आया वो कितना था, वो था, तो अगर हम देखना चाहें तो वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसी निकल आई। अगला सवाल है व्हाट इज अ टिपिकल मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड फॉर अ फिश पॉपुलेशन गिवन दैट इट्स कैरिंग कैपेसिटी के इज 20,000। तो के को दे के रखा है कितना, दैट इज 20,000, और इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज यानी आर जो है वो कितना है, वो है 0.15। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज MSY यानी मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, दैट इज इक्वल्स टू RK बाई 2। ओके, तो देखा जाए तो जब पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है तब हमको मैक्सिमम एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी जब एक पॉपुलेशन अपनी हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी के बराबर होती है तब हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अगर हम मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड निकालते हैं दैट इज RK बाई 2। तो हमको पता है आर हमको दे के रखा है 0.15 इंटू ए कितना है, दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाई, तो अगर आप इसको कट करना चाहें तो ये हो जाएगा 10,000, यानी एक तरीके से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 1500। ये जो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड आया वो था हमारा 1500, यानी वी कैन गो विद द सेकेंड ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रोथ कर्व से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट डज नॉट कंसंट्रेट इन अ ऑर्गेनिज्म एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन से यहाँ पे गिवन जो एक तरीके से पॉल्यूटेंट है इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट कंसंट्रेट नहीं होता है, यानी मैग्नीफाई होता नहीं जाता है। तो अगर देखा जाए
तो मर्करी ऑब्वियसली ये बायोमैग्निफिकेशन शो करता है। फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट को देखा जाए तो ये बायोमैग्निफिकेशन शो नहीं करता है। विथ इंक्रीजिंग ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल ये मैग्नीफाई नहीं होता है। पॉप्स यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये भी बायोमैग्नीफाई होते हैं। सेलेनियम भी होता है। तो बोला था नॉट कंसंट्रेटेड, तो ऑब्वियसली फॉस्फेट जो है वो एक तरीके से बायोमैग्निफिकेशन इवन से हर एक ट्रॉपिक लेवल में कंसंट्रेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अगेन ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आई मीन टू से ये जो यहाँ पे डेटा दे के रखा है, अगर ये डेटा आपको याद है या कभी आपने रीड किया है या फिर आपने कहीं सुना है, तभी ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाते हैं, अदरवाइज आपको इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUCN रेड लिस्ट 2022, which one of the following group has the highest percentage of assessed species that are threatened with the extinction? तो आपको इस टाइप की स्पीसीज को यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आर एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स। तो अगर हम देखें IUCN रेड लिस्ट को जो कि 2022 में उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो एम्फीबियन है उनके केस में जो है ये हमको थ्रेटेंड एंड एक्सटिंक्शन का जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो हमको देखने को मिला। वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई को मैच करना है। तो पहला ऑप्शन है नीश कॉम्प्लीमेंटैरिटी, सेकंड इज नीश पैकिंग, थर्ड कम्युनिटी नीश, फोर्थ इज एलिंटोनियन नीश। तो नीश कॉम्प्लीमेंटैरिटी को देखा जाए तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन बाय ट्रॉपिक लेवल एंड बायोटिक इंटरेक्शन। ये जो डेफिनेशन है ये किसका है, ये एलिंटोनियन नीश का है, तो वी कैन से कि डी का 1 होगा। अगला देखिए, टेंडेंसी फॉर को एग्जिस्टिंग स्पीसीज विच ऑक्यूपाई अ सिमिलर पोजीशन अलोंग एटलीस्ट वन नीश डायमेंशन। यानी कि जो स्पीसीज है वो को एग्जिस्ट तो कर रही हैं, सिमिलर टाइप के पोजीशन को भी उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन एक नीश डायमेंशन उनका मतलब कि थोड़ा सा डिफर करेगा, राइट। तो ऐसा अगर हम कंसेप्ट देखें तो ये किसका होता है, ये होता है नीश कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ये हो गया सेकंड, दैट इज द टेंडेंसी फॉर कोएग्जिस्टिंग स्पीसीज व्हिच ऑक्यूपाई अ सिमिलर पोजीशन अलोंग विथ एटलीस्ट वन नीश डायमेंशन। तो उनके नीश डायमेंशन जो होते हैं मिनिमम हम कंसीडर करते हैं वो। कम्युनिटी नीश की बात करते हैं अगर हम, तो अगर सॉरी थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, टेंडेंसी फॉर कोएग्जिस्टिंग स्पीसीज टू फिल द अवेलेबल स्पेस अलोंग द इम्पोर्टेंट नीश डायमेंशन। तो अवेलेबल स्पेस को फिल अप करने की बात हो रही है तो इट विल बी नीश पैकिंग, दैट इज। और कम्युनिटी नीश की बात करें तो कम्युनिटी नीश किसको प्रेजेंट करती है, एक तरीके से कंपोजिशन ऑफ अ नीश ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्पीसीज नीश दैट को अकर एट द सेम साइट। ये हो सकता है, तो हो सकता है आपने देखिए हम नीश पैकिंग को छोड़ के नीश कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कम्युनिटी नीश एंड एलिंटोनियन नीश, ये तीनों ही मतलब तरीके से कंसेप्ट हम लोग गेन करते हैं जब CSR की तैयारी करते हैं। इसमें से जो नया था वो था नीश पैकिंग, तो इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है थर्ड वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा डेटा बेस्ड है। आपने इसको कभी पढ़ा होगा तो ही इसको सॉल्व करना आसान है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब टू बी वेरी ट्रू, ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर केस स्टडी से उठा के दे दिया गया है। और ये क्वेश्चंस एक्चुअल में पेपर के लेवल को थोड़ा सा हाई अप सेट करने के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन सेट कर दिए जाते हैं। बट एनीवेज जैसे कि हर साल का पेपर होता है, हर साल के पेपर में आपको कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी मिलेगी ही, ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ ही पढ़ा हुआ मिल जाए, राइट। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। न्यूट्रिएंट आर गेन्ड और लॉस्ट बाय द इकोसिस्टम इन वैरायटी ऑफ वे। दीज न्यूट्रिएंट्स मे एक्यूमुलेट इन डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूल ओवर टाइम। द डिफरेंट पूल्स ऑफ फॉस्फोरस आर। तो बोला है कि न्यूट्रिएंट जो है इकोसिस्टम से लॉस भी होते हैं, गेन भी किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। उसी तरीके के कंसेप्ट को लेकर यहाँ फॉस्फोरस का डिफरेंट पूल यानी डिफरेंट एक्यूमुलेशन का जो पूल है उसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज मिनरल इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, लबाइल यानी अवेलेबल फॉस्फोरस, ऑक्लूडेड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, सॉइल ऑर्गेनिक फॉस्फोरस, प्लांट ऑर्गेनिक फॉस्फोरस। ठीक है, इतने फॉर्म में फॉस्फोरस का एक तरीके से पूल रेडी होता है यानी एक्यूमुलेट होता है। आपको बोला गया है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द जनरलाइज्ड चेंज इन phosphorus dynamics during the primary succession।
प्राइमरी सक्सेशन के टाइम पे आपको बताना है कि जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में कौन सा जो ग्राफ है वो किसके लिए अवेलेबल होगा। यानी यहाँ पे जो आपको ये लगभग 5 ऑप्शन दिए हैं, उस 5 ऑप्शन को आपको यहाँ पे फिट करना है, यानी नेमिंग प्रोसेस करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, आपको एक तरीके से साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पे जो है आपको ये ग्राफ एक तरीके से मिल जाएगा। इस ग्राफ को बिना देखे या फिर कंस की ऑब्वियसली देखिए, हम फॉस्फोरस साइकिल भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें ये इतना डिटेल में कोई केस स्टडी उठा के हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज वी नेवर नो कि हाँ वो लोग कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। एनीवेज, तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ओरिजिनल फॉस्फोरस है, राइट। तो यहाँ पे ओरिजिनल फॉस्फोरस का पोर्शन हो गया, दैट इज योर ई। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है लबाइल फॉस्फोरस, तो यहाँ पे सेकंड, तो ये डी जो है ये क्या हो गया, यानी डी को जो है डी का हो गया 2, दैट इज लबाइल फॉस्फोरस। उसके बाद सी जो है देखिए ऑक्लूडेड फॉस्फोरस है, तो ऑक्लूडेड का क्या हो गया, यानी सी का हो गया थर्ड मैच, राइट। उसके बाद है सॉइल ऑर्गेनिक फॉस्फोरस, यानी ये जो बी है दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक फॉस्फोरस। सॉइल ऑर्गेनिक फॉस्फोरस यहाँ कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, तो ये हम फोर्थ मैच करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्लांट फॉस्फोरस है, तो ये रहा प्लांट फॉस्फोरस, तो ए जो है यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा। और ये जो ई था दैट इज ओरिजिनल फॉस्फोरस, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है मिनरल इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस की, ये हो गया आपका ए का first। देखा जाए तो ए का 5 होगा, ए का 5 सिर्फ एक ही में है, बी का 4 होगा, बी का 4 भी मैच हो गया, सी का 3, सी का 3 हो गया, डी का 2 एंड ई का 1। इस तरीके से वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन। तो आप चाहें तो फॉस्फोरस साइकिल के साथ जो आपके नोट्स होंगे ना, उस नोट्स में इस केस स्टडी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। यही तरीका होता है नोट्स को मॉडिफाई करके अपडेट करने। अगला क्वेश्चन आपका लॉट का वोल्टेरा से आया है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि तो इन्होंने सारे ग्राफ तो ठीक बनाए हैं, एक ग्राफ में थोड़ी सी गड़बड़ी की। क्वेश्चन है competition between the two species A and B can be represented as a vector field graph. Competition in its classic form can have a 4 quantitative outcomes based on the placement of linear isoclines in 4 quantitatively distinct patterns as shown in the graph below. Here, when the two isoclines cross each other at an equilibrium point, it is called an attractor. Select the question यहाँ से है, select the correct graph where both species are expected to coexist। ठीक है, यानी आपको जो ग्राफ पिक करना है वो coexistence का पिक करना for an extended period of time। तो अगर मैं ये ग्राफ देखूं, सिर्फ एरो की बात करूं, ये जो एरो है ये के की तरफ जा रहा है, तो दैट इज अ इंडिकेशन कि मे बी यहाँ पे तो स्पीसीज 1 जीतेगा, तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होगा। सेकेंड वाले में भी देखिए ग्राफ बी की तरफ आई मीन टू से एरो बी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों एक तरीके से देखा जाए तो ये जो केस है इसमें बताया जा रहा है कि ये जो एरो है ये दूर भाग रहे हैं, तो यहाँ को एग्जिस्टेंस तो होगा लेकिन ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि को एग्जिस्टेंस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे टाइम के लिए को एग्जिस्टेंस चाहिए। तो आपको पता है अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस जो है वो लंबे टाइम के लिए नहीं होता है। इसमें स्लाइटली पर्टुर्बेशन के कारण जो है कोई एक स्पीसीज जीत सकता है, यानी को एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कभी भी कोई भी एक स्पीसीज स्ट्रांग हो गया तो वो दूसरे को हरा सकता है। ठीक है, फोर्थ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एरो है ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेमिंग प्रोसेस है ना, ये नेमिंग प्रोसेस थोड़ा गलत करके रखा है, इस नेमिंग प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस होगा। बट एनीवेज अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं पिक करने को। सो दैट इज वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे Na को जो है Nb से मिला दिया है, बट एक्चुअल में Na जो है Na जो है एक्चुअल में Kb के साथ सॉरी Ka के साथ मैच होना चाहिए, और सॉरी Na मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ए, और Ka मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने Na को Nb से मिला दिया है, Ka को Kb से मिला दिया है, तो ये क्या हो गया है, ये गड़बड़ कर दिया है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको मतलब ये बस इन्होंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत किया, तो यहाँ पे के मतलब के का साइड जो है के का साइड के बी से मैच नहीं होगा।
मतलब के का जो साइड होगा वो ऑब्वियसली पॉपुलेशन साइज ऑफ अदर स्पीसीज से मैच होना चाहिए। इन्होंने ग्राफ का प्रेजेंटेशन गलत किया है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं पिक करने को, तो दैट इज वाई हम जो है फोर्थ ऑप्शन को पिक करेंगे, जो कि एक्चुअल में को एग्जिस्टेंस बताएगा, वो भी स्टेबिलिटी के साथ। वी कैन गो विथ फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ टिपिकली रिप्रेजेंट द चेंज इन सी रेशियो एन, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो ओवर द टाइम इन डिकम्पोजिंग लीफ लिटर इन द टेम्परेट फॉरेस्ट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में जो अनवांटेड लीफ होती हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से डिकम्पोज हो रही होती हैं, उसमें बोला है कि उसमें कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो कैसे होता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, ये जो रेशियो होता है सी रेशियो एन, ये क्या होता जाता है, विद टाइम डिक्रीज होता जाता है। तो अगर ऐसा हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सिर्फ डिक्रीज बता रहा है, बाकी सब में देखा जाए तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये भी गलत, ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन जो हमारा रिव्यूड आंसर शीट आया था उसमें जो है सीएसआईआर ने 2 को भी ऑप्ट किया है। तो मे बी शायद कुछ स्पेशल केस में ऐसा होता होगा कि हाँ इनिशियली जो है डिक्रीज होता होगा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होके वापस से जो है ये डिक्रीज होता होगा। तो ज्यादातर केस में जो है कॉमन केस जो है वो है कि ये डिक्रीज होगा, लेकिन ये इसकी जो है हो सकता है कि कुछ स्पेशल केसेस में जो है ऐसा केस देखने को मिलता होगा। तो जब चैलेंज किया गया था आंसर की, तो उसमें मे बी किसी स्टूडेंट ने चैलेंज किया होगा, जिसकी वजह से पहले तो आंसर 3 दिया था, बाद में सोचे 2 दोनों दे दिया। वी कैन गो विथ बोथ ऑफ द आंसर्स, बट ऑब्वियसली 3 जो है वो ज्यादा एक्यूरेट। अगला क्वेश्चन है, रिसर्चर कैप्चर 45 फिश फ्रॉम द लेक ऑन अ डे 1, टैग एंड रिलीज देम बैक। सैंपल 1 का यहाँ साइज हो गया कितना, 45। On day 2, the researcher caught 50 fish out from the same lake, of which 15 were already tagged. सैंपल 2 का जो साइज है वो था 50, और उसमें जो मार्क्ड इंडिविजुअल निकले वो थे 15। आपको पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट करना है फिश का, और करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। तो हमको पता है पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपल 1 सैंपल 2 को कर देंगे डिवाइडेड बाई मार्क्ड इंडिविजुअल इन द सैंपल 2, जो कि हो गया 45 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 5 3 जा, ये हो जाएगा 5 5 1 एंड 5 3, ये हो गया कितना, दैट इज योर 5 3 जा, ये हो गया आपका 130। माइक भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने गड़बड़ किया है। और 45 फिश है, ठीक है, सेकंड में 50 को कैच किया, और इसको 1 मिनट सही बट 45 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 5 3 जा 50, 5 10 जा 30, और 3 5 जा 50। हमने एक्चुअली में 5 से कट कर दिया था, ये हो गया क्या, दैट इज 150 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर 150, राइट। 10 इंटू 10 150 हो जाएगा, तो एन जो है हमारा 150 आ गया, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो पहले हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही थी, 130 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं था, तो इट विल बी 150। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर रिलेटेड टू द स्पीसीज दैट शो आर एंड के सिलेक्शन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यहाँ पे आर एंड के सिलेक्शन से रिलेटेड यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द आर एंड के सिलेक्शन स्ट्रेटजीज। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेट ऑफ, मतलब आपको ऐसे ऑप्शन पिक करने हैं जो आर और के लिए सही है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, यस, तो आर सेलेक्टेड में देखा जाता है। फिर है डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट एट इक्विलिब्रियम, यस, ये भी देखा जाता है के सेलेक्टेड में। लाइफ हिस्ट्री इवोल्यूशन, यस। लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम जो है ये केस नहीं देखा जाता, चाहे आर हो चाहे के हो। एंड सोशियलिटी एंड आर्टिशियलिटी, ऑब्वियसली ये भी देखा जाता है। आर्टिशियल स्पीसीज वो होते हैं जो कि पेरेंटल केयर को शो करते हैं, ठीक है। और एक तरीके से प्रिकॉशियल स्पीसीज वो होते हैं जिनमें कि जो ऑस्प्रिंग होते हैं दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, जहाँ पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलती है। ये भी आर एन के फीचर्स में चला आता है। इसमें जो है आपके मेनली के चले आते हैं, इसमें आर चले आते हैं। देखा जाए तो डी को छोड़ दिया जाए तो ए बी सी ई,
A, B, C, that is fourth option. अगला क्वेश्चन है, अगेन ये भी डेटा बेस्ड है. Western Ghat of India is considered as one of the global biodiversity hotspot because of some of the following characteristic. कुछ कैरेक्टरिस्टिक के कारण जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है उसको एक हॉटस्पॉट माना जाता है. आपको बताना है which one of the following option represent the correct combination of characteristic that qualifies the Western Ghat as a biodiversity hotspot. तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन आपको पिक करना है और बताना है कि कौन से स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है. पहला है हाई स्पीसीज रिचनेस, बिल्कुल है वहां पर. हाई एंडेमिज्म भी है. हैबिटेट लॉस देखा जाए तो यस, हैबिटेट लॉस का भी केस देखने को मिलता है. लार्ज एल्टीट्यूड रेंज नहीं. तो हम कहना चाहें तो यहाँ पे ए, बी, सी ये तीनों प्रॉपर्टी के कारण जो है हम वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर में रखते हैं. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द सेकंड शिफ्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो कि आपका यूनिट 10 है. तो आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला. कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप उस क्वेरी को शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.